साथियों, पहले की सरकारें रिफॉर्म से बचती रही और ये बात भूलना नहीं चाहिए। ये ईटी वाले भुला देते हैं। नहीं, मैं याद कराता हूं। जिस रिफॉर्म के गाजे बाजे हो रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ कंपल्सन था, कन्विक्शन से नहीं था। आज हिंदुस्तान जो रिफॉर्म कर रहा है वो कन्विक्शन से कर रहा है। उनमें एक सोच रही, अब कौन इतनी मेहनत करे, रिफॉर्म की क्या जरूरत है। अब लोगों ने बिठाया है, मौज करो यार, 5 साल निकाल दो, चुनाव आएगा तब देखेंगे। अक्सर इस बात की चर्चा ही नहीं होती थी कि बड़े रिफॉर्म से देश में कितना कुछ बदल सकता है। आप व्यापार जगत के लोग हैं, सिर्फ हिसाब किताब आंकड़े नहीं लगाते, आप अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करते हैं, पुरानी पद्धतियों को छोड़ते हैं। एक समय में कितने ही लाभकारक रही हो उसको भी छोड़ते हैं आप। जो काल बाह्य हो जाता है उसका बोझ उठाकर कोई उद्योग चलता नहीं है जी, उसे छोड़ता ही है। आमतौर पर भारत में, जहां तक सरकारों की बात है, गुलामी के बोझ में जीने की एक आदत पड़ चुकी थी। इसलिए आजादी के बाद भी अंग्रेजों के जमाने की चीजों को ढोया जाता रहा। अब हम लोग आमतौर पर बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, और कभी-कभी तो लगता है कि ये जैसे कोई बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, बड़ा श्रद्धापूर्ण मंत्र है, ऐसे बोलते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसी बातें हम लंबे समय तक सुनते रहे, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए, इस पर काम नहीं हुआ। समय के साथ हम इन चीजों के इतने आदी हो गए कि बदलाव को नोटिस ही नहीं कर पाते। और हमारे यहाँ तो एक ऐसा इकोसिस्टम भी है, कुछ साथी यहाँ भी बैठे होंगे, जो अच्छी चीजों के बारे में चर्चा होने ही नहीं देते। वो उसको रोकने में ही ऊर्जा लगाए रखते हैं। जबकि लोकतंत्र में अच्छी चीजों पर भी चर्चा होना, मंथन होते रहना, ये भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए उतना ही जरूरी है। लेकिन एक धारणा बना दी गई है कि कुछ नेगेटिव कहो, नेगेटिविटी फैलाओ, वही डेमोक्रेटिक है। अगर पॉजिटिव बातें होती हैं तो डेमोक्रेसी को कमजोर करार कर दिया जाता है। इस मानसिकता से बाहर आना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। साथियों, भारत में कुछ समय पहले तक जो पीनल कोड चल रहे थे वो 1860 के बने थे, 1860 के। देश आजाद हुआ कि हमें याद नहीं आया, क्योंकि गुलामी की मानसिकता में जीने की आदत हो गई थी। इनका मकसद 1860 में जो कानून बने, मकसद क्या था? उसका मकसद था भारत में गुलामी को मजबूत करना,
भारत के नागरिकों को दंड देना, जिस सिस्टम के मूल में ही दंड है, वहां न्याय कैसे मिल सकता था? इसलिए इस सिस्टम के कारण न्याय मिलने में कई कई साल लग जाते थे। अब देखिए, हमने परिवर्तन किया, बहुत बड़ा कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, ऐसा नहीं हुआ है। लाखों ह्यूमन आवर्स लगे हैं इसमें, और भारतीय न्याय संहिता को लेकर के हम आए, भारत की संसद ने उसको मान्यता दी। अब ये न्याय संहिता को लागू हुए अभी 7-8 महीने ही हुए हैं, 7 to 8 मंथ हुए अभी तो, लेकिन बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है, अखबार में नहीं। अब लोगों में जाएंगे तो बदलाव नजर आएगा। न्याय संहिता लागू होने के बाद क्या बदलाव आया है मैं बताता हूं। एक ट्रिपल मर्डर केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 14 दिन लगे, इसमें उम्र कैद की सजा हो गई। एक स्थान पर एक नाबालिग की हत्या के केस को 20 दिन में अंतिम परिणाम तक पहुंचाया गया। गुजरात में गैंगरेप के एक मामले में 9 अक्टूबर को केस दर्ज हुआ। 26 अक्टूबर को चार्जशीट भी दाखिल हो गई और आज 15 फरवरी को ही कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दे दिया। आंध्र प्रदेश में 5 महीने के एक बच्चे से अपराध के मामले में अदालत ने दोषी को 25 वर्ष की सजा सुनाई है। इस केस में डिजिटल सबूतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक और मामले में रेप और मर्डर के आरोपी की तलाश में ई प्रिजन मॉड्यूल से बड़ी मदद मिली। इसी तरह एक राज्य में रेप और मर्डर का केस हुआ और तुरंत ही पता चल गया कि संदिग्ध दूसरे राज्य में एक क्राइम में पहले जेल जा चुका है। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी में भी समय नहीं लगा। ऐसे अनेक मामले में गिना सकता हूं जिसमें आज लोगों को तेजी से न्याय मिलने लगा है। साथियों, ऐसा ही एक बड़ा रिफॉर्म प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर हुआ है। यूएन की एक स्टडी में किसी देश के लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स का न होना एक बहुत बड़ा चैलेंज माना गया है। दुनिया के अनेक देशों में करोड़ों लोगों के पास प्रॉपर्टी के कानूनी दस्तावेज नहीं है, जबकि लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होने से गरीबी कम करने में मदद मिलती है। ये बारीकियां पहले की सरकारों को पता भी नहीं था। और कौन इतना सरदर्द उठाए जी, कौन मेहनत करे? ऐसे काम कोई ईटी की हेडलाइन तो बनने वाली नहीं है, तो करेगा कौन? ऐसी अप्रोच से ना देश चला करते हैं,
न देश बना करते हैं। और इसलिए हमने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। स्वामित्व योजना के तहत देश के 3 लाख से ज्यादा गांवों का ड्रोन सर्वे किया गया। 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। और मैं ईटी को एक हेडलाइन आज दे रहा हूं। स्वामित्व लिखना जरा ईटी के लिए तकलीफ वाला है, लेकिन फिर भी वो तो आदत से हो जाएगा। स्वामित्व योजना की वजह से देश के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 100 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू अनलॉक हुई है। 100 लाख करोड़ यानी 100 लाख करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी पहले भी गांव में मौजूद थी, गरीब के पास मौजूद थी, लेकिन इसका उपयोग आर्थिक विकास में नहीं हो पाता था। प्रॉपर्टी के राइट्स न होने से गांव के लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता था। अब ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है। आज पूरे देश से ऐसी खबरें आती हैं कि कैसे स्वामित्व योजना के प्रॉपर्टी कार्ड से लोगों का फायदा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की एक बहन से मेरी बातचीत हो रही। उस बहन को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड मिला हुआ है। इनका परिवार 20 साल से एक छोटे से मकान में रहता था। जैसे ही प्रॉपर्टी कार्ड मिला तो उनको बैंक से करीब 8 लाख का लोन मिला। 8 लाख रुपए का लोन मिला कागज मिलने से। इस पैसे से उस बहन ने एक दुकान शुरू की। अब उससे हुई कमाई से वो परिवार अब अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर पा रही है। एंड अब देखिए कैसे बदलाव आता है। एक और राज्य में एक गांव में एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी कार्ड दिखाकर बैंक से 4.5 लाख का लोन लिया। उस लोन से उसने एक गाड़ी खरीदी और ट्रांसपोर्टेशन का काम उसने शुरू कर दिया। एक और गांव में एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी कार्ड पर लोन लेकर अपने खेत में मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी तैयार करवाई। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिनसे गांवों में गरीबों को कमाई के नए रास्ते बन रहे हैं। ये रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की असली स्टोरीज हैं जो अखबारों और टीवी चैनल्स के हेडलाइन में नहीं आती।